23 नवंबर 5 भारी हथियारों से लैस सोमाली समुद्री डाकुओं का एक समूह अभी अभी एमवी सेंट्रल पार्क पर चढ़ गया है। एक केमिकल टैंकर जो अदन की खाड़ी से होकर जा रहा है। समुद्री डाकू आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और हालात पर उनका नियंत्रण है। उन्हें लगता है कि उनके हाथ मोटी रकम लगने वाली है। वे गलत है और आने वाले कुछ मिनटों में वे समझ जाएंगे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जैसे ही सेंट्रल पार्क हाईजैकिंग की खबर फैलनी शुरू हुई, दुनिया के ज्यादातर हिस्सों की प्रतिक्रिया हैरानी और उलझन भरी थी, क्योंकि सोमाली समुद्री डकैती का दौर तो खत्म हो चुका था। असल में यह दौर एक दशक से भी ज्यादा पहले खत्म हो चुका था। 2008 और 2012 के बीच अफ्रीका के सींग के पास समुद्री डकैती अपने चरम पर थी। उस समय की तस्वीरें भुलाई नहीं जा सकती। समाचार रिपोर्टों में अक्सर टैंकरों, ट्रॉलरों और रासायनिक मालवाहक जहाजों के अपहरण की खबरें आती थीं, जिन्हें आमतौर पर युवा सोमाली पुरुषों द्वारा AK-47 और RPG से लैस होकर कब्जे में लिया जाता था। छोटे स्पीड बोट्स का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्यों तक जल्दी पहुंचने के बाद समुद्री डाकू ग्रैपलिंग हुक, रस्सियों और सीढ़ियों की मदद से जहाज पर चढ़ जाते थे। फिर चालक दल को बंधक बना लेते थे और बेखौफ फिरौती की मांगे करते थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, उनके ऑपरेशन दायरे और पैमाने दोनों में फैलते गए। घटनाओं की संख्या 2011 तक लगभग 300 अपहरणों तक पहुंच गई थी और अदन की खाड़ी, अरब सागर और यहां तक कि हिंद महासागर के कुछ हिस्सों का पानी भी बेहद खतरनाक होता गया, क्योंकि समुद्री डाकुओं के दल और भी ज्यादा बेखौफ और लालची होते गए। शिपिंग कंपनियां अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए और भी ज्यादा हताश उपायों का सहारा लेने लगी, जैसे कि कप्तानों को सोमालिया के पास से गुजरते समय जहाज की रफ्तार बढ़ाने का आदेश देना, डेक पर तैनाती के लिए निजी सशस्त्र गार्डों को रखना और यहां तक कि जहाजों के किनारों पर कांटेदार तार लगाना ताकि चढ़ाई करना और भी मुश्किल हो जाए। ये कारगर रहा, लेकिन सिर्फ एक हद तक। हमले लगातार होते रहे। समुद्री डाकू अपने लिए, अपने कबीले के लिए और अपने संदिग्ध समर्थकों के लिए लाखों डॉलर ला रहे थे। अप्रैल 2011 में उन्होंने अब तक की सबसे बड़ी फिरौती की रकम का विश्व रिकॉर्ड बनाया। $13.5 मिलियन की चौंका देने वाली रकम एक ग्रीक झंडे वाले बहुत बड़े कच्चे तेल के टैंकर यानी VLCC की रिहाई के लिए चुकाई गई थी और उसके 25 सदस्यीय चालक दल को, जिन्हें 58 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था। जहाज में 2 मिलियन बैरल तेल था, जिसकी कीमत लगभग $200 मिलियन थी, जो यह समझाने में मदद करता है कि आखिर इतनी भारी फिरौती क्यों दी गई। लेकिन यह साफ था कि इस तरह की घटनाओं को बार बार होने देना अब संभव नहीं था। दुनिया चुपचाप बैठकर समुद्री डाकुओं को हमेशा फलने फूलने नहीं दे सकती थी, इसलिए उसने भारी सैन्य ताकत उतारने का फैसला किया। लगभग अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रदर्शन करते हुए कई देशों ने, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, जापान, रूस और यूरोपीय संघ के विभिन्न सदस्य शामिल थे, पूरे क्षेत्र में नौसैनिक गश्त शुरू की। उन्होंने युद्धपोत, विध्वंसक और गश्ती नौकाएं भेजी, जिससे अदन की खाड़ी को समुद्री डाकुओं के अड्डे से पृथ्वी के सबसे अधिक संरक्षित जल मार्गों में से एक में बदल दिया गया। ये काम कर गया। समुद्री डाकुओं का सुनहरा युग समाप्त हो गया और जैसे जैसे साल बीतते गए, हमलों या यहाँ तक कि हमले की कोशिशों की संख्या भी 0 तक पहुंच गई और यह कई वर्षों तक ऐसे ही बना रहा। ऐसा लग रहा था कि समस्या का समाधान हो गया है, लेकिन असल में इसे सिर्फ ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। समुद्री डाकुओं का सफाया नहीं हुआ था। वे बस अपने समय का इंतजार कर रहे थे, सही घटनाओं के मेल का इंतजार कर रहे थे, ताकि वे फिर से लौट सके। और 2020 के शुरुआती वर्षों में सितारे उनके पक्ष में थे। मध्य पूर्व में अराजकता फैलने लगी, जो 2023 के अंत में 7 अक्टूबर के हमास हमले और गाजा युद्ध की शुरुआत के साथ चरम पर पहुंच गई। जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए, दुनिया की बड़ी ताकतें इस बढ़ते संकट पर ज्यादा ध्यान देने लगी और संभावित समुद्री डाकू हमलों की चिंता को पीछे छोड़ दिया गया। जैसे ही युद्धपोतों और अन्य जहाजों को दूसरी जगह भेजा गया या उन्हें नए आदेश दिए गए, समुद्री गश्त कम होने लगी और सोमाली समुद्री डाकू अपने ठिकानों से बाहर निकलने लगे। यह महसूस करते हुए कि हालात का फायदा उठाया जा सकता है, वे एक बार फिर समुद्र में निकल पड़े और 2023 में यह डर उभरने लगा कि सोमाली समुद्री डकैती का एक नया दौर शुरू होने वाला है। नवंबर 2023 में यह डर सच साबित हो गया और दुनिया को एहसास हुआ कि सोमाली समुद्री डाकुओं के दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं। आखिरकार इतिहास ने दिखाया है कि सोमाली समुद्री डाकू यूं ही किसी भी जहाज पर सवार नहीं होते या जो भी जहाज उनके रास्ते में आता है उसे कब्जे में नहीं लेते। वे एक हद तक अवसरवादी हैं, लेकिन अपने तरीकों में बहुत सोच समझकर काम करते हैं। वे अपने निशानों को बहुत सावधानी से चुनते हैं। अक्सर वे उन जहाजों को निशाना बनाते हैं जो धीमे, असुरक्षित और बहुत कीमती होते हैं, जिससे उनके लिए जहाज पर चढ़ना, क्रू को काबू में करना और भारी फिरौती मांगना आसान हो जाता है। और 23 नवंबर को एक ऐसा जहाज उनके सामने आया जो देखने में एकदम परफेक्ट टारगेट लग रहा था। MV सेंट्रल पार्क, जिसकी लंबाई 475 फीट और चौड़ाई 78 फीट थी, जिसका ग्रॉस टन भार 12,145 टन था। यह विशाल जहाज 2015 में जापान में बना था
और लाइबेरिया के झंडे तले चल रहा था। लेकिन असल में इसका मालिक लंदन स्थित कंपनी जोडियाक मैरीटाइम था, एक बड़ी शिपिंग कंपनी जिसके चेयरमैन इजरायली अरबपति इलियास ओफर है, जिनकी अनुमानित कुल संपत्ति $33 अरब से भी ज्यादा है। ऐसे जहाज आमतौर पर लगभग 16 नॉट्स की अधिकतम गति से चलते हैं, यानी करीब 80 मील प्रति घंटा। उस दिन सेंट्रल पार्क पर विभिन्न देशों के 22 नाविक सवार थे, जिनमें बुल्गारिया, जॉर्जिया, भारत, रूस, तुर्की, वियतनाम और फिलीपींस शामिल थे। जहाज बड़ी मात्रा में फॉस्फोरिक एसिड ले जा रहा था, जो एक अत्यंत संक्षारक लेकिन बेहद उपयोगी बहुउद्देशीय रसायन है, जिसका उपयोग उर्वरक में एक खाद्य योजक के रूप में किया जा सकता है और इसका दवा उद्योग में भी कई तरह से उपयोग होता है। समुद्री डाकुओं के लिए सेंट्रल पार्क उनकी सभी शर्तों पर खरा उतरता था। ये धीमा था, जिससे वे अपनी तेज रफ्तार नावों में आसानी से पकड़ सकते थे। इस पर अपेक्षाकृत छोटा नागरिक चालक दल था और जहाज पर कोई सशस्त्र गार्ड नहीं था। ये ऐसा माल ले जा रहा था जो इतना कीमती था कि उसके लिए करोड़ों डॉलर की फिरौती देना जायज था। इसके अलावा माल बेहद खतरनाक था और उसे बहुत सावधानी से संभालना पड़ता था, जिसका मतलब था कि चालक दल जहाज को किसी भी तरह से अनियमित ढंग से मोड़ने या ऐसा कुछ करने की कोशिश कम ही करता जिससे किसी तरह का रिसाव या फैलाव हो सकता था। और ये सब वही था। सिर्फ कुछ दर्जन मील सोमाली तट से दूर अंतरराष्ट्रीय अनुशंसित ट्रांजिट कॉरिडोर से गुजर रहा था, बस कब्जे में लिए जाने का इंतजार कर रहा था और इलाके में उसकी रक्षा के लिए कोई पश्चिमी युद्धपोत या नाटो फ्रिगेट नजर नहीं आ रहा था। ये एक मौका था जिसे वे गवा नहीं सकते थे। वे फॉस्फोरिक एसिड या जहाज पर मौजूद किसी और माल में दिलचस्पी नहीं रखते थे। ऐसा नहीं था कि वे उसे निकालकर काले बाजार में बेच सकते थे। उनके लिए इस अपहरण का मुख्य केंद्र बिंदु जहाज का क्रू था। उन्हें बस वही करना था जो वे पहले कई बार कर चुके थे, क्रू को बंधक बनाना और जहाज को एक तैरती हुई जेल में बदल देना। इसके बाद हर गुजरता दिन जहाज और उस पर मौजूद लोगों के लिए जिम्मेदार पक्षों पर और ज्यादा दबाव डालता जाता। शिपिंग कंपनियां, बीमा कंपनियां, सरकारें, बंधकों के परिवार मीडिया से बात करते, अपने प्रियजनों की सुरक्षित वापसी की गुहार लगाते और अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता तो आखिरकार जिम्मेदार लोग समुद्री डाकुओं की मांगों के आगे झुक जाते। तो समुद्री डाकुओं के लिए हमले की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वे कितनी जल्दी जहाज के क्रू को ढूंढकर उन्हें अपने काबू में कर लेते। लेकिन यह 2023 था, 2008 नहीं। और पिछले सैकड़ों समुद्री डाकू हमलों के बाद आजकल के जहाजों के क्रू को ऐसे हालात में बहुत खास तरीके से प्रतिक्रिया देने की ट्रेनिंग दी जाती है, न कि लड़ाई करके या हीरो बनने की कोशिश करके। आखिरकार ये सैनिक नहीं है, बल्कि आम नागरिक, नाविक, इंजीनियर और नेविगेटर हैं। इसके बजाय उन्हें एक बहुत ही आसान निर्देश दिया गया था। खतरे का पहला संकेत मिलते ही भागो और छुप जाओ। आज के टैंकर क्रू को जहाज पर बने सुरक्षित कमरों, जिन्हें सिटाडेल कहा जाता है, में जाना चाहिए, जहां से वे मदद के लिए संदेश भेज सकते हैं और तब तक सुरक्षित रह सकते हैं जब तक मदद नहीं आ जाती। यह एक आसान रणनीति है, लेकिन बहुत समझदारी भरी है, क्योंकि अगर समुद्री डाकू जहाज पर चढ़ भी जाए और डेक का नियंत्रण भी ले ले, तो भी अगर वे क्रू तक नहीं पहुंच पाते तो वे वास्तविक नियंत्रण की स्थिति में नहीं होंगे। और 26 नवंबर को इस रणनीति की असली परीक्षा होने वाली थी। करीब सुबह 6 बजे का समय है। सुबह हो चुकी है और सूरज क्षितिज के ऊपर धीरे धीरे निकल रहा है, जबकि समुद्री डाकू अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। उनकी छोटी नावें आसानी से लगभग 25 नॉट्स यानी करीब 29 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। इसलिए अपेक्षाकृत धीमी गति से चल रहे सेंट्रल पार्क टैंकर को पकड़ना उनके लिए बिल्कुल भी चुनौती नहीं है। विशाल जहाज के पास पहुंचने पर हथियारबंद समुद्री डाकू ग्रैपलिंग हुक और रस्सी की सीढ़ियों का इस्तेमाल करके डेक पर चढ़ जाते हैं। अपने हाथों में AK-47 थामे हुए वे ब्रिज की ओर बढ़ते हैं। उन्हें पता है कि आने वाले कुछ मिनट बेहद अहम हैं। यहीं पर जीत या हार तय होती है। यही वह मोड़ है जिस पर उनका पूरा ऑपरेशन निर्भर करता है। उन्हें क्रू को छुपने का मौका मिलने से पहले ही ढूंढना होगा। अगर वे ऐसा कर लेते हैं, पहेली के बाकी सारे टुकड़े अपनी जगह पर आ जाएंगे और बातचीत शुरू हो जाएगी। संभव है कि समुद्री डाकुओं को अपनी मांगे पूरी करने में कई दिन, हफ्ते या यहाँ तक कि महीने भी लग सकते हैं, लेकिन उनके पास करीब 2 दर्जन बंधक है और साथ ही बहुत कीमती केमिकल कार्गो भी है, तो वे इस ऑपरेशन से कई मिलियन डॉलर कमा सकते हैं। लेकिन जैसे ही वे ब्रिज में घुसे, समुद्री डाकुओं को एक चौंकाने वाला और अनचाहा नतीजा मिला। वह खाली था। वहां कोई भी क्रू मेंबर नजर नहीं आया, क्योंकि समुद्री डाकुओं को यह नहीं पता था कि सेंट्रल पार्क ने उन्हें आते हुए देख लिया था। और खतरे का पहला संकेत मिलते ही जहाज के तुर्की कप्तान ने वो प्रोटोकॉल शुरू कर दिया जिसकी ट्रेनिंग उसे दी गई थी। लगभग सुबह 6 बजे जब समुद्री डाकू टैंकर की ओर दौड़ रहे थे, तब उसने जहाज का स्वचालित संकट संकेतक दबा दिया, जिससे सैन्य संचार आवृत्तियों पर एक आपातकालीन प्रसारण शुरू हो गया, जो क्षेत्र में मौजूद किसी भी मित्र जहाज को यह सूचना दे रहा था कि सेंट्रल पार्क पर हमला हो रहा है। अगले कुछ मिनटों में कप्तान और उसका दल निचले डेक की ओर भागे और खुद को सिटाडेल के अंदर बंद कर लिया। कई आधुनिक व्यापारी जहाजों में ये निर्धारित सुरक्षित कमरे होते हैं। अक्सर ये इंजन रूम के काफी पास स्थित होते हैं, घुमावदार भूल भुलैया जैसे गलियारों के छोर पर, जो दल के लिए तो जाने पहचाने होते हैं, लेकिन अनजान घुसपैठियों के लिए बेहद उलझाऊ। सिटाडेल एक ऐसी जगह है जहां नाविक खतरनाक परिस्थितियों, जैसे कि जहाज पर कब्जा करने की कोशिश के दौरान छुप सकते हैं।
इसकी दीवारें मोटी और दरवाजे मजबूत होते हैं। इन पैनिक रूम्स में अक्सर रेडियो या सैटेलाइट फोन लगे होते हैं, जिनकी मदद से दल सहायता के लिए कॉल कर सकता है। इनमें कई दिनों तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त खाना, पानी और चिकित्सा सामग्री भी रखी जाती है। साथ ही अतिरिक्त सुविधा के लिए आपातकालीन लाइट्स और वेंटिलेशन सिस्टम भी होते हैं। कुछ सिटाडल्स में तो जहाज के अलग अलग हिस्सों के कंट्रोल भी होते हैं, जिससे दल इंजन बंद कर सकता है और समुद्री डाकुओं को जहाज को अपने बंदरगाह की ओर ले जाने से रोक सकता है। और कई सिटाडल्स में ऐसे डिस्प्ले स्क्रीन भी होते हैं जो जहाज भर में लगे कैमरों से जुड़े होते हैं, जिससे दल कभी भी समुद्री डाकुओं की स्थिति पर नजर रख सकता है। सिटाडेल्स को सबसे प्रभावी समुद्री डकैती रोधी उपायों में से एक माना गया है और 26 नवंबर को सेंट्रल पार्क के 22 दल सदस्य अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सिटाडेल पर भरोसा कर रहे हैं। वे खुद को अंदर बंद कर लेते हैं और लगातार संकट संदेश भेजते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि पिछले एक दशक से समुद्री डाकुओं के खिलाफ गश्त कर रही कई सैन्य बलों में से कोई उनकी आवाज सुनेगा और मदद करेगा। इस बीच ऊपर की मंजिलों पर समुद्री डाकू फैल जाते हैं और किसी के होने का कोई संकेत की तलाश करते हैं। जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि एक काउंटडाउन टाइमर चालू हो गया है, वे घबराने लगते हैं। हर बीतते मिनट के साथ उनके सफल होने की संभावना कम होती जा रही है और उनकी स्थिति अब और भी नाटकीय मोड़ लेने वाली है, और वो भी बुरे के लिए, क्योंकि पास ही एक जहाज ने सेंट्रल पार्क का संकट संदेश प्राप्त किया है। और वो कोई आम जहाज नहीं है, ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक है, USS मेसन, एक अर्लेबर्ग क्लास एजिस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जिसमें इतनी ताकत है कि वह एक झटके में पूरे समुद्री डाकुओं के बेड़े को तबाह कर सकता है। और ये सीधा उनकी ओर बढ़ रहा है। जैसे ही मेसन के दल को संदेश मिलता है, वे तुरंत कार्रवाई शुरू कर देते हैं। डिस्ट्रॉयर के विशाल गैस टरबाइन इंजन गरजते हुए चालू हो जाते हैं। 509 फुट लंबे जहाज को अपहरण स्थल की ओर ले जाते हैं। 30 नॉट्स से अधिक यानी 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से वापस कार्गो जहाज पर चालक दल के सदस्य छिपे रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि उन्हें कोई नहीं ढूंढेगा। जैसे ही समुद्री डाकू गलियारों में घूमते हैं और नाविकों को बाहर आने के लिए पुकारते हैं, वे और ज्यादा परेशान होते जा रहे हैं। हर कमरा खाली है, हर गलियारा एक और बंद रास्ते की ओर जाता है। घबराए हुए सेकंड मिनटों में बदल जाते हैं, क्योंकि समुद्री डाकू लगभग निश्चित रूप से महसूस कर सकते हैं कि उनकी $10 लाख की इनामी रकम उनकी आंखों के सामने गायब हो रही है। और फिर वह अनिवार्य घटना घटती है। मेसन, जो गठबंधन काउंटर पायरेसी टास्क फोर्स के कुछ सहयोगी जहाजों और संबंधित विमानों के छोटे समूह के साथ है, घटनास्थल पर पहुंचता है। ये एक युद्ध के लिए बना जहाज है। इसमें 5 इंच की मार्क, 45 मॉड, 4 आर्टिलरी गन, 20 मिलीमीटर फैलेंक्स क्लोज इन वेपन सिस्टम, 2 25 मिलीमीटर मार्क 38 मशीन गन सिस्टम लगे हुए हैं, 4 0.5 इंच कैलिबर गन, 96 मिसाइल सेल और सतह से हवा में मार करने वाली एंटी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ साथ टॉर्पीडो का भी पूरा स्टॉक है। दुर्भाग्यवश ऐसे हालात में इन हथियारों का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। बाहरी पर्यवेक्षक सोच सकते हैं कि अमेरिकी नौसेना बस एक भारी हथियारों से लैस विध्वंसक भेजकर समुद्री डाकुओं को ताकत से उड़ा सकती है, लेकिन ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसी स्थितियां असल दुनिया में नहीं होती। MV सेंट्रल पार्क कोई दुश्मन युद्धपोत नहीं था, वह एक नागरिक जहाज था जो बड़ी मात्रा में खतरनाक रसायन ले जा रहा था। जहाज पर दागी गई कोई भी मिसाइल, गोला या गोली चाहे कितनी भी सावधानी और सटीकता से चलाई जाए, नागरिक हताहत होने का खतरा रखती थी, या फिर एक गंभीर पारिस्थितिकीय संकट पैदा हो सकता था अगर रासायनिक कंटेनरों में से कोई भी क्षतिग्रस्त हो जाता। तो जब वह अपहृत जहाज के उसी जल क्षेत्र में पहुंचा, मेसन का उद्देश्य उसे नष्ट करना नहीं था, बल्कि उसे बचाना था। ऐसा करने के लिए अमेरिकी सेना को एक विशेष रणनीति पर निर्भर रहना पड़ा, जिसे जहाज तक पहुंचना, उस पर चढ़ना, तलाशी लेना और कब्जा करना यानी VBSS कहा जाता है। VBSS सबसे कठिन मिशन प्रकारों में से एक है, जिसे किसी भी सैन्य सदस्य से पूरा करने के लिए कहा जा सकता है। जैसा कि इस संक्षिप्त रूप में बताया गया है, इसमें टीमें अपहृत जहाजों पर जाती हैं, उन पर चढ़ती हैं, दुश्मन के लड़ाकों की तलाश करती हैं और उनसे नियंत्रण अपने हाथ में लेती हैं। अगर ये आसान लगता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें अनगिनत कारक शामिल होते हैं और ऐसी अनगिनत संभावनाएं होती हैं जिनमें ये मिशन गलत हो सकते हैं। यहाँ तक कि जहाज पर चढ़ना भी, दुश्मन के नियंत्रण में चल रहे जहाजों पर चढ़ना बेहद खतरनाक हो सकता है, जहाँ बोर्डिंग टीमें अक्सर हेलीकॉप्टर या अपनी तेज नावों की मदद से पहुंचती हैं। एक बार डेक पर पहुंचने के बाद उन्हें विशाल जहाज के अंदर आगे बढ़ना होता है। हर मंजिल, हर कमरा, हर गलियारा छानना पड़ता है। उन्हें पता है कि हर कोने पर हथियारबंद लड़ाके छिपे हो सकते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि जहाज पर मासूम लोग भी हैं जिन्हें बचाना जरूरी है। उन्हें दोनों में फर्क करना आना चाहिए, यानी वे धड़ाधड़ गोलियां चलाते हुए सीधे अंदर नहीं घुस सकते। इसके बजाय उन्हें हर जीवन के संकेत का विश्लेषण करने के लिए समय लेना पड़ता है, दोस्त और दुश्मन में फर्क करना पड़ता है और फिर ही फायरिंग करने या मदद देने का सही फैसला लेना होता है। और ये सब उन्हें अक्सर कार्गो जहाजों के निचले डेक की तंग जगहों में करना पड़ता है, जहां दुश्मनों के छिपने के लिए अनगिनत जगहें होती है। इन हालातों में अपहरणकर्ताओं को बढ़त मिलती है। भले ही उनके पास अक्सर कहीं अधिक साधारण हथियार और उपकरण होते हैं,
और उनके पास उन सैनिकों जैसी सैन्य ट्रेनिंग और अनुभव भी नहीं होता जो उनका पीछा कर रहे होते हैं। फिर भी उनके पास छिपी हुई जगहों पर मोर्चा लेने, जाल और घात लगाने की तैयारी करने और अपने विरोधियों पर पहले गोली चलाने जैसे बेहद अहम फायदे होते हैं। अगर मेसन की वीबीएसएस टीम को सेंट्रल पार्क पर नियंत्रण करना था, उन्हें पता था कि यह बेहद जोखिम भरा हो सकता है और इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जैसे ही अमेरिकी युद्धपोत सेंट्रल पार्क के करीब पहुंचता है, अमेरिकी नौसेना समुद्री लुटेरों को संदेश भेजती है कि वे तुरंत जहाज का नियंत्रण छोड़ दे, वरना इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। नौसेना को उम्मीद है कि यह चेतावनी सोमालियों को डराने के लिए काफी होगी, जिससे एक कठिन वीबीएसएस ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस समय तक समुद्री लुटेरे अभी भी एक भी चालक दल के सदस्य को पकड़ने में सफल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि वे सभी सिटाडेल के अंदर सुरक्षित हैं। उनका मौका अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इस अपहरण को सफल बनाने के लिए उन्हें न सिर्फ जहाज पर कब्जा करना था, बल्कि चालक दल को भी पकड़ना था। तभी उनके पास फिरौती की मांग के लिए जरूरी ताकत होती। अब जब वे पानी के पार $1 अरब के अमेरिकी युद्धपोत को देख रहे हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि उनका मिशन बहुत तेजी से बदल गया है। लंबे समय तक बंधक संकट की कोई भी योजना अब धराशायी हो चुकी है। ये अब अपहरण नहीं रहा, बल्कि एक भागने का मिशन बन गया है और उन्हें जितनी जल्दी हो सके वहां से भागना होगा। निचले डेक छोड़कर और फिर से खुले आसमान के नीचे भागते हुए पांचों हथियारबंद समुद्री डाकू अपना ऑपरेशन छोड़ देते हैं और केमिकल कैरियर की रेलिंग पार करके वापस अपनी स्पीड बोट में चढ़ जाते हैं। वे थ्रॉटल को पूरी ताकत से दबा देते हैं, उम्मीद करते हैं कि उनकी फुर्तीली नाव उन्हें तेजी से भागने में मदद कर सकती है। लेकिन यह कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं है, यह असली जिंदगी है। और जहां स्किफ की रफ्तार टैंकर के लिए संभालना मुश्किल हो सकती थी, वहीं यह भागने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। एक अमेरिकी मिसाइल विध्वंसक, खासकर जब उसके साथ सैन्य निगरानी विमानों और अन्य संसाधनों का छोटा बेड़ा हो, समुद्री डाकुओं को भागने की कोशिश करते हुए देखकर यूएसएस मेसन के क्रू तुरंत बचाव मिशन की योजना छोड़कर गिरफ्तारी की तैयारी में लग जाते हैं। इसके शक्तिशाली इंजन एक बार फिर जोर से गूंज उठते हैं जब ये छोटे समुद्री डाकू जहाज का तेज रफ्तार नौसैनिक पीछा शुरू करता है। नया लक्ष्य तय किया गया है, सोमालियों को तट पर वापस पहुंचने से पहले ही रोकना। अगर समुद्री डाकू अंधेरे का फायदा उठाकर भाग जाते तो शायद उनके बचने की संभावना बढ़ जाती। उनके जैसे जहाज जो इतना छोटा है कि रडार स्क्रीन पर भी मुश्किल से दिखता है, शायद अपने पीछा करने वालों की नजरों से तेजी से ओझल होकर रात के अंधेरे में गायब हो सकता था। लेकिन उनके लिए दुर्भाग्य से ये भागने की कोशिश दिन के उजाले में हो रही है और समुद्री डाकुओं के पास बस थोड़ी सी ही बढ़त है। निगरानी रखने वालों, हवाई सहायता और अत्याधुनिक रडार सिस्टम के संयोजन का उपयोग करते हुए मेसन उस छोटी नाव का पीछा करता है, कभी भी उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देता और हर गुजरते मिनट के साथ और करीब पहुंचता जाता है। सोमालियों के धीमा पड़ने या आत्मसमर्पण करने का कोई संकेत नहीं मिलता, इसलिए मेसन के कप्तान कार्रवाई को और तेज कर देते हैं और चेतावनी के तौर पर कई गोलियां चलाने का आदेश देते हैं। डिस्ट्रॉयर के भारी हथियार सावधानीपूर्वक सटीकता के साथ दागे जाते हैं, जो छोटी नाव के चारों ओर पानी में गिरते हैं और उसमें सवार लोगों को एक स्पष्ट संदेश देते हैं, या तो रुक जाओ और जिंदा बचकर यह किस्सा सुना सको, या अगर तुमने मना किया तो पानी में ही उड़ा दिए जाओगे। यह समझते हुए कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है, समुद्री डाकू वही करते हैं जो तर्कसंगत है। वे अपनी स्पीड बोट रोक देते हैं और आत्मसमर्पण का संकेत देते हुए अपने हाथ ऊपर उठा लेते हैं। लेकिन जैसा कि आप देखेंगे, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ ही मिनटों में नौसेना की एक बोर्डिंग टीम सोमालियों को पकड़ने के लिए स्किफ की ओर बढ़ रही है। उनके हथियार जब्त कर लिए जाते हैं, उनके हाथ बांध दिए जाते हैं और उन्हें उनके किए की सजा भुगतने के लिए ले जाया जाता है। कुछ ही घंटों में जहाज पर कब्जा करने की एक कोशिश जो इन लोगों को करोड़ों डॉलर दिलाने वाला लग रहा था, उनकी गिरफ्तारी में खत्म हो गया। किसी को चोट नहीं आई या मारा नहीं गया और सेंट्रल पार्क के नाविक अपने सुरक्षित कक्ष से सकुशल बाहर निकल आए। लेकिन यूएसएस मेसन के क्रू के लिए आगे एक नाटकीय मोड़ आने वाला है। यह एक सफल दिन लग रहा था। एक जहाज को बचा लिया गया था, समुद्री डाकुओं के एक दल को पकड़ लिया गया था, सब कुछ योजना के अनुसार हुआ था। लेकिन ऑपरेशन के कुछ ही घंटों बाद एक नया और कहीं ज्यादा घातक खतरा सामने आया, जो दक्षिण में सोमालिया से नहीं बल्कि उत्तर में यमन से आया था। वहां हूती बलों ने अदन की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत की मौजूदगी का पता लगा लिया था और उनका उसे बस यूं ही गुजरने देने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने यमन के एक कब्जे वाले इलाके से 2 हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइलें यूएसएस मेसन और सेंट्रल पार्क दोनों की ओर दागी। मेसन के रडार स्क्रीन चमक उठे और सायरन बजने लगे, जो आने वाले खतरे का संकेत दे रहे थे। रक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी गई थी और हूती मिसाइलों से निपटने के लिए तैयार थी, लेकिन सौभाग्य से उन्हें दागने की जरूरत नहीं पड़ी और पता चला हूती मिसाइलें पानी में गिरी, जो अमेरिकी युद्धपोत से लगभग 10 समुद्री मील दूर थी। लेकिन यह तथ्य कि हूतियों ने एक अमेरिकी जहाज पर हमला किया था, इस बात का स्पष्ट संकेत था कि मध्य पूर्व में हालात कितनी तेजी से बिगड़ रहे थे और वह स्थान कितना खतरनाक होता जा रहा था। सिर्फ एक दिन में एक अमेरिकी जहाज ने जहाज पर कब्जा करने की कोशिश को नाकाम किया और दुश्मन की मिसाइलें थोड़ी ही दूरी पर आकर गिरी। भले ही मेसन उन मिसाइलों से निपटने में सक्षम होता, लेकिन यही बात उस क्षेत्र से गुजरने वाले व्यापारी जहाजों और नागरिक जहाजों के लिए नहीं कही जा सकती। और उसी पल उन जहाजों और उनके क्रू के लिए एक डरावना नया सच सामने आया। अब उन्हें फिर से समुद्री डाकुओं से डरने की जरूरत थी, बल्कि उन्हें आसमान से
अचानक आने वाली सुपरसोनिक मिसाइलों के हमेशा मौजूद खतरे से भी निपटना था, जिनमें इतना विस्फोटक होता है कि वे पूरे जहाज और माल को एक पल में आग के हवाले कर सकती हैं। सिर्फ 1 या 2 साल पहले पूरा इलाका बहुत ज्यादा सुरक्षित लगता था। सोमाली समुद्री डकैती का दौर खत्म हो चुका माना जाता था और हालांकि सतह के नीचे तनाव मौजूद था, लेकिन मध्य पूर्व अभी इतनी खुली अराजकता की स्थिति में नहीं फंसा था। हालांकि 2023 के अंत तक सब कुछ पूरी तरह उलट चुका था और यूएसएस मेसन जैसे विध्वंसक अब अपेक्षाकृत शांत समुद्री गश्त के लिए नहीं बल्कि कुछ और जिम्मेदारियों के लिए तैनात किए जा रहे थे। अब उन्हें संकट संदेश, बचाव मिशन, मिसाइल ट्रैकिंग, वाणिज्यिक जहाजों को एस्कॉर्ट करना और ड्रोन को रोकने जैसे काम संभालने पर रहे थे, वो भी दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग गलियारों में से एक में। यह समुद्री सुरक्षा की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है। जो जगहें सुरक्षित और स्थिर लगती है वे हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा तेजी से टूट सकती हैं और एक नहीं बल्कि कई संकट अचानक कहीं से भी उभर सकते हैं। सिर्फ सही परिस्थितियों का मेल ही पूरे समुद्री क्षेत्र को मौत के जाल में बदल सकता है और हमेशा बुरे लोग रहेंगे, चाहे वे समुद्री डाकू हों या आतंकवादी, जो उन परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन सोमाली समुद्री डाकू ही अकेले नहीं थे जिन्होंने अमेरिकी सेना की तेज और निर्णायक ताकत का सामना किया। यह देखने के लिए कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को सिर्फ 2.5 घंटे की तेज छापेमारी में कैसे पकड़ा, अभी अपनी स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करें और मैं आपको अगले युद्ध के मैदान पर मिलूंगा।